आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज से। लीजिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर आ चुका है आपकी रोजमर्रा की समस्याओं का निदान लेके, और आज का विषय जान लीजिए अल्जाइमर पर हम बात करेंगे हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर देवयानी गर्ग से। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स दिल्ली से। आपका स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आज रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजें हैं, कई काम हैं, कुछ बातें हैं, सब भूल जाते हैं। ये आम बात हो सकती है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो क्या ये खतरे की घंटी है? और तो आपको क्या लगता है कि ये रियल में खतरे की घंटी है? आपका बहुत अहम सवाल है एंड आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स को सभी को इस तरह के डाउट्स रहते होंगे। तो नॉर्मली हम चीजें भूल सकते हैं। ऑब्वियसली हम कभी चाबी रख के भूल जाते हैं, हम कुछ रख के भूल जाते हैं, लेकिन कब आपको इस बारे में कंसर्न होना चाहिए, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह के लक्षण आपकी दैनिक जीवन में दखलंदाजी करने लगे, आपको लगे कि आप जिस काम को पहले जिस तरह से आप कर पाते थे उसको नहीं कर पा रहे हैं भूलने के कारण, और आपको बाकी लोग भी टोकने लगे कि क्या हो रहा है आपके साथ, आप भूल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही भूल रहे हैं, तो डेफिनेटली इस टाइम पे एक मेडिकल ओपिनियन लेना उचित रहेगा। डॉक्टर, प्रोग्राम का आगाज एक बहुत खूबसूरत गाने के साथ। श्रोताओं, आप भी अपने प्रश्नों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। श्रोताओं, ये बहुत अच्छी बात है कि यादें आपको याद रहती हैं। अगर नहीं रहती हैं तो ये गंभीर विषय हो सकता है। हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर पर डॉक्टर देवयानी गर्ग से। डॉक्टर, ये तो अक्सर होता ही है कि हम चीजें रखकर भूल जाते हैं, और ये ज्यादातर उम्र दराज लोगों में होता है, लेकिन अगर यंग एज में भी ये हो रहा है तो इसे कैसे देखा जा सकता है? ओके, देखिए तो आप किसी भी डिजीज के स्टेज पे हो या उस डिजीज होने के पहले भी हम बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो ले सकते हैं टू प्रिवेंट दिस कंडीशन। ठीक है, तो अब जैसे कि आपने पूछा कि यूजुअली ये ओल्डर लोगों में होता है। इनफैक्ट जो एज जो है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है अल्जाइमर्स के लिए जी। और एज का जो हम कट ऑफ लेते हैं वो 65 लेते हैं, 65 साल। तो 65 साल या उससे ज्यादा के उम्र के लोगों में इसका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये अल्जाइमर्स की जो डिजीज है वो 65 इयर्स के पहले भी आ सकती है। तो इसको बोला जाता है अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज, और जो 65 इयर्स के बाद आती है उसको बोला जाता है लेट ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज। तो जो अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज है उसके जो कारण होते हैं वो ज्यादातर जेनेटिक होते हैं, और ये फैमिलीज में चल रहे होते हैं, या तो वो मदर फादर में या उसके भी ऊपर की जनरेशन में। इस तरह की मतलब हम लोग को कंप्लेंट्स मिल सकते हैं, पेशेंट बता सकते हैं कि उनके मदर को भी भूलने की प्रॉब्लम थी, फादर को भी भूलने की प्रॉब्लम थी। और अगर ऐसा हिस्ट्री मिलता है, इस तरह की कंप्लेंट मिलती है, तब हम अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, क्या अगर पेशेंट वो जजमेंट दे रहा है कि उनके मदर को भी था, उनके फादर को भी था, लेकिन वो उनकी ओल्ड एज में था, लेकिन अभी से कोई व्यक्ति 30 या 35 वर्ष की आयु में भी अपने आप को इस सिचुएशन से रिलेट कर रहा है, तो थोड़ा जल्दी नहीं है क्योंकि उसने मदर पेरेंट्स की एज से काउंट किया है? बिल्कुल। सो देखिए, जब भी इतनी कम उम्र में डिमेंशिया के सिम्टम्स आने लगते हैं, भूलने की प्रॉब्लम आने लगती है जो कि दैनिक जीवन को डिस्टर्ब कर रही होती है, तो जरूरी नहीं है कि वो अल्जाइमर्स हो, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और यंगर लोगों में हम बहुत अलग बीमारियों के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि खासकर की डिप्रेशन हो गई, एंग्जाइटी हो गई। ये सिम्टम्स भी ये बीमारियां भी वही लक्षण उत्पन्न करती हैं जो कि अल्जाइमर्स उत्पन्न करते हैं जी। ओके डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे पास आ चुका है। सुधीर सिंह जी कुतुबगढ़ से जानना चाहते हैं कि मेरी उम्र 45 वर्ष है और दिन में कुछ बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, रात को भी उन बातों को दोहराता रहता हूँ, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ, नींद भी पूरी तरह नहीं आती है, हाथों में कंपन महसूस होता है। तो क्या ये डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर के लक्षण हैं? अच्छा सुधीर जी, आपका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहती हूँ। वो ये है कि देखिए, अल्जाइमर्स डिमेंशिया जैसी लक्षण उत्पन्न करने वाली काफी सारी बीमारियां हैं, और खासकर कि उसमें सबसे मुख्य रूप से मैं बोलूंगी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और कुछ नींद की बीमारियां भी होती हैं जैसे कि स्लीप एपनिया वगैरह।
तो इसमें जो लक्षण आते हैं, जैसे कि दिन में भूल रहे हैं आप, या कंफ्यूजन हो रहा है, या बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, इस तरह के लक्षण आएंगे। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे डिमेंशिया के लक्षण नहीं लग रहे हैं, उससे ये ज्यादा लग रहा है कि आपको शायद घबराहट की प्रॉब्लम ज्यादा है, नींद की प्रॉब्लम ज्यादा है, और इसको टैकल करना काफी सिंपल है। ये अगर ठीक कर देंगे तो आपको बाकी सारे लक्षण भी आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। जी डॉक्टर, ये लाइफस्टाइल या स्ट्रेस बेस्ड है इनका, क्योंकि लाइफस्टाइल से शायद अफेक्ट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक प्रश्न हमारे साथ जुड़ा है सागर जी का, विजयपुरा कर्नाटक से। ये अपनी उम्र 23 वर्ष बताते हैं और ये कहते हैं कि खुद चाबी जो है अपने व्हीकल की रखकर भूल जाते हैं, इनफैक्ट कहाँ पार्क किया है ये तक भूल जाते हैं, और 2-3 घंटे बाद कुछ काम रह गया है नहीं किया वो भी भूल जाते हैं, कोई पूछता है तो मैं वो भी भूल जाता हूँ। व्हाट शुड आई डू, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर। सो इनकी एज बहुत कम है, 23 साल की है सिर्फ। तो अगेन मैं बोलूंगी कि अल्जाइमर्स इस एज ग्रुप में होना बहुत ही रेयर है, इट इज लेस देन 1%। ओके। तो हम लोग को बाकी बीमारियों के बारे में सोचना पड़ेगा जो कि अल्जाइमर्स की मिमिक्स हैं, मतलब जो अल्जाइमर्स जैसी लगती हैं लेकिन अल्जाइमर्स नहीं होती हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाली स्पेशली इन दिस एज ग्रुप होंगी विटामिन डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो खासकर की जो विटामिन B12 होती है, जो कि वेजिटेरियंस में अक्सर कम मात्रा में होती है, उसकी वजह से अक्सर पेशेंट को भूलने की प्रॉब्लम आती है। एंड वो सिंपल ट्रीटमेंट होता है उसका, मेडिसिन, उससे ठीक हो जाता है पेशेंट। जी डॉक्टर, B12 की डेफिशिएंसी के चलते क्या आगे चल के, अभी नहीं तो क्या आगे चल के उम्र में हमें अल्जाइमर हो सकता है? नहीं, हाँ, अल्जाइमर्स के रिस्क फैक्टर्स में B12 डेफिशिएंसी को बहुत विशेष रूप से नहीं माना जाता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह के फैक्टर्स अल्जाइमर्स की तरफ ज्यादा रिस्क बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर, सागर अपनी बात को पूरा करते हुए ये भी जानना चाहते हैं कि फूड और एक्सरसाइजेस से मैं कुछ अपने आप को हेल्प ले सकता हूँ, बिकॉज अभी मेरी उम्र सच कम है, बहुत 23 साल है। बिल्कुल सागर जी, आपको बताना चाहती हूँ दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हैं, बिकॉज डाइट और एक्सरसाइज ऐसी चीजें हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डाइट में स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि जो रेकमेंडेड डाइट होती है फॉर गुड ब्रेन हेल्थ, वो होती है ऐसी डाइट जिसमें फल, हरी सब्जियां और फिश, ये सब की मात्रा बढ़ाई जाए, एंड ऑल्सो हेल्दी नट्स जैसे कि अखरोट हो गया या आमंड्स हो गया, ये सब हेल्दी डाइट माना जाता है। एंड जो फूड आइटम्स अवॉइड करने होते हैं वो होते हैं हाई सॉल्टी आइटम्स, हाई फैट आइटम्स जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा होते हैं, रेड मीट्स, इस तरह की। एंड एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज से जो है ब्लड फ्लो ब्रेन का इंप्रूव होता है, एंड डेफिनेटली वो बहुत फायदेमंद है। तो मिनिमम रिकमेंडेशन है कि आप 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करें पर डे, एंड कम से कम 5 दिन हफ्ते के जरूर इस तरह की एक्सरसाइज करें। जी डॉक्टर रघुविंदर जी सुभाष नगर नई दिल्ली से जानना चाहते हैं डिमेंशिया और अल्जाइमर में क्या डिफरेंस है या फिर ये सेम है। ये इनका पहला प्रश्न है, पहले इस पर बात करते हैं। Okay. तो देखिए, डिमेंशिया जो है ये एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म मतलब कि ये कवर करता है बहुत सारी बीमारियों को। डिमेंशिया जो शब्द है वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब कुछ स्पेसिफिक मेंटल फंक्शंस में डिफिकल्टी आती है, जैसे कि या तो याददाश्त में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको विजुअल स्पेशल, यानी कि जिस रास्ते में जाना है उस रास्ते को आप भूल रहे हैं, या फिर प्लानिंग करते हैं, जैसे हम लोग आज दिन में ये करेंगे, या इवन बिग इवेंट्स हम प्लान करते हैं अपनी लाइफ में, तो प्लानिंग की प्रॉब्लम। तो इस तरह के कुछ मेंटल फंक्शंस में जब इम्पेयरमेंट होता है तो उसको डिमेंशिया के रूप में बोला जाता है, जब वो आपकी दैनिक जीवन को अफेक्ट करे। ठीक है। अब डिमेंशिया के बहुत सारे कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन कारण है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट डिमेंशिया जो है वो है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। ठीक है। और अल्जाइमर्स के अलावा जो बाकी डिमेंशियाज थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो एक दूसरा कारण है वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया होता है जब कि पेशेंट जिसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या इस तरह की बीमारियां हो और उसकी ब्रेन की नसों में ब्लड वेसल्स जो हैं वो बंद हो जाएं या फटने लगे, तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया उत्पन्न हो सकता है। उसको वैस्कुलर डिमेंशिया बोला जाता है। तो ये डिमेंशिया का एक प्रकार है अल्जाइमर्स। डॉक्टर, नेक्स्ट प्रश्न जो है इनका ये है कि अगर किसी पर्सन को हाई बीपी शुगर है तो क्या उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या प्रिकॉशन जरूरी हैं जिससे कि ज्यादा लेट ना हो जाए, नेवर टू लेट। यस ऑफ कोर्स। सो देखिए, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आर स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स फॉर एनी टाइप ऑफ डिमेंशिया एंड ऑल्सो फॉर अल्जाइमर्स डिमेंशिया। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एज यू नो कि ब्रेन जो है वो एक्चुअली बॉडी का 2% ऑफ द बॉडी वेट है।
बट उसकी जो ब्लड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज 20% ऑफ द बॉडी वेट. सो यू कैन इमेजिन कि कितना सारा एनर्जी और ब्लड ब्रेन को चाहिए होता है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग. तो अगर किसी भी कारण वो ब्लड फ्लो या एनर्जी फ्लो ब्रेन में कम हो रहा है तो ऑब्वियसली डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाएगा. एंड डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो को कम कर सकती हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग एंड मेनी अदर थिंग्स. तो बीपी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना डिमेंशिया के प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम अपने ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज के टारगेट्स को मेंटेन रखेंगे तो अपने डिमेंशिया के रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है. ओके डॉक्टर देवयानी गर्ग हमारे साथ हैं. भी अपने प्रश्नों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं. 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है. एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर. आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर. रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं श्रोताओं आप. डॉक्टर देवयानी गर्ग के साथ. डॉक्टर देवयानी गर्ग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स दिल्ली से. हमारे साथ बात कर रहे हैं अल्जाइमर. जब जल्द से जल्द अल्जाइमर के लक्षणों को पहचान लें और उससे बचने के तरीकों के अपनाने पर जोर दें तो ऐसे में डॉक्टर अगर कोई वाकई अपना नाम भूल जाता है, अपना एड्रेस भूल जाता है, उम्र दराज है, तो ऐसे में उसे किस केयर की ज्यादा जरूरत है, क्या करना चाहिए उनके लिए? अच्छा, अगर किसी मरीज को अल्जाइमर्स डिमेंशिया या किसी भी तरह का डिमेंशिया अगर डायग्नोज हो गया है तो कुछ चीजें हैं जो कि केयर टेकर्स या फिर जो पेशेंट के फैमिली के सदस्य हैं या उनका जो देखभाल कर रहे हैं वो कर सकते हैं. जी, स्पेसिफिकली जैसे कि अल्जाइमर्स में पेशेंट को भूलने की प्रॉब्लम होती है. तो वो भूल जाता है कि उन्होंने सुबह क्या खाया है, उन्होंने सुबह किससे बात की है. और एक टेंडेंसी होती है पेशेंट की कि बार बार बोले कि मैंने तो कुछ नहीं खाया या मैंने खा लिया है, मुझे मत दो खाना, इस तरह की चीजें. तो नेचुरल है कि केयर टेकर को लगे कि क्या हो रहा है, ये गुस्सा भी आ सकता है जो देखभाल करते हैं उनको. तो फर्स्ट एडवाइस मैं यही बोलूंगी कि आप लोग पेशेंस मत लूज करिए, बिकॉज ये एक डिजीज है. पेशेंट खुद से नहीं कर रहा है, ऐसे जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये बीमारी का लक्षण है. तो केयर टेकर को बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ती है. ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही फर्स्ट स्टेप है. दूसरी बात यह है कि जैसे अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में खासकर एक खतरा रहता है कि दे टेंड टू वॉन्डर मतलब कि वो घर से निकलने की कोशिश बहुत करते हैं. ये अल्जाइमर्स की खासियत है. इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज पेशेंट को अपने घर का पता नहीं याद रहता है, उनको अपने केयर टेकर्स के या खुद का फोन नंबर नहीं याद रहता है. तो अगर वो घर से बाहर निकल भी जाते हैं, कोई उनकी हेल्प करना चाहता है वापस पहुंचाने के लिए, तो असमर्थ हो जाते हैं. जी, तो इस विषय में मैं ये बोलूंगी कि हम लोग यही रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट के पास हर समय पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि घर का पता और केयर टेकर का फोन नंबर. और ज्यादातर एक अब तो सुविधा आ गई है कि आप अपने पेशेंट के लिए ब्रेसलेट्स भी बनवा सकते हैं जो कि वो हाथ में पहन लेते हैं, जिसके अंदर पेशेंट का नाम, पेशेंट का फोन नंबर या केयरटेकर का फोन नंबर एंड एड्रेस आप प्रिंट करवा सकते हैं. बट पेशेंट्स काफी बार वो ब्रेसलेट भी निकाल के फेंक देते हैं. सो देन एक और चीज आप कर सकते हैं, वो ये है कि पेशेंट के जो क्लोथ्स हैं उसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी से उनका फोन नंबर एंड बाकी डिटेल्स लिखवा सकते हैं. एंड समटाइम्स ये भी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर पॉसिबल है तो इवन उनके हाथ पे आप नाम, पता, फोन नंबर एटसेट्रा टैटू भी करवा सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर पेशेंट घर से बाहर वॉन्डर कर जाता है तो आसपास जो भी उनको मिलता है वो उनको सही ठिकाने पे पहुंचा पाएंगे. जी डॉक्टर, आजकल तो ट्रैकिंग डिवाइस भी अवेलेबल है. तो बिल्कुल ओके डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे पास आ चुका है. ये मनोहर लाल गांधी जी चाणक्य चौक गाजियाबाद से. ये लिखते हैं, सोचने समझने की शक्ति कम होना, बात करते समय घबराहट होना, ये क्या अल्जाइमर के लक्षण हैं? और अल्जाइमर होने से हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? क्या इलाज दवाओं से संभव है? देखिए, अल्जाइमर के लक्षणों को पहचानना काफी जरूरी है. तो सबसे पहले हम लक्षण की बात करते हैं. तो जो अल्जाइमर्स का मुख्य लक्षण है वो है भूलने की प्रॉब्लम. खासकर कि ये जो भूलना होता है वो रीसेंट मेमोरी को अफेक्ट करता है. रीसेंट मेमोरी का मतलब है जो पिछले कुछ घंटे या पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं वो पेशेंट भूल जाता है. और जो रिमोट मेमोरी है वो उसको याद रहती है. रिमोट मेमोरी का मतलब जो बचपन की या पुरानी यादें हैं वो पेशेंट को याद रहती हैं. तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है कि वो अभी की चीजें भूल रहे हैं और पुरानी चीजें सब याद हैं, तो ये कैसी अजीब सी बीमारी है. किंतु जिस तरह से अल्जाइमर्स की डिजीज
दिमाग को अटैक करती है वो इन्हीं सर्किट्स को डैमेज करती है जो कि रिसेंट मेमोरी को अफेक्ट करते हैं जी। और रिमोट मेमोरी के सर्किट्स जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं जी। तो भूलने का प्रॉब्लम स्पेशली रिसेंट मेमोरी वाली जो मैं बता रही हूँ आपको चीजें, कुछ उदाहरण दूंगी जैसे कि सुबह उन्होंने नाश्ता किया वो भूल जाएंगे और लंच के टाइम आते आते वो बोलेंगे कि मैंने कुछ खाया नहीं है, या पिछले दिन कोई उनसे मिलने आया होगा तो बोलेंगे कि अरे उनको याद नहीं रहेगा कि कोई आया था। इस तरह की चीजें बहुत कॉमन है। और मेमोरी के अलावा जो कुछ मुख्य लक्षण अल्जाइमर्स के जो हो सकते हैं उसमें से दूसरा है विजुअल स्पेशियल डिसोरिएंटेशन। इसका ये मतलब है कि हमारे को सबको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है। जैसे कि हम घर में हैं तो हमें पता है कि वॉशरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, घर के आसपास क्या बिल्डिंग्स हैं, हमें अपने घर का एक ओरिएंटेशन होता है, एड्रेस का ओरिएंटेशन होता है। अगर हम काम पे जाते हैं तो हमें रास्ते का ओरिएंटेशन होता है कि यहाँ से अब राइट टर्न लेना है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, अब ये चौराहा आ जाएगा और इसी तरह की चीजें। तो अल्जाइमर्स में ये विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन की कमी हो जाती है जी। तो अक्सर जो मरीज होता है वो रास्ते भूलने लगता है। पहले वो रास्ते ऐसे भूलता है जो कि थोड़े कम फेमिलियर होते हैं। किसी नई जगह पे आप जा रहे हैं और अचानक से पेशेंट को लगेगा मैं कहाँ आ गया। लेकिन जैसे जैसे डिजीज एडवांस होती है वैसे वैसे जो फेमिलियर रास्ते हैं जो रोज पेशेंट ट्रैवल करता है, रोज जाता है, वो भी भूलने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है अल्जाइमर्स का जो वन ऑफ द मेन सिम्टम्स होता है। डॉक्टर स्टेजेस की भी आपने बात की और इसको थोड़ा सा और आप हमारे लिसनर्स के लिए अगर क्लियर करेंगे तो। जी, तो अब जो आज तक साइंटिफिक नॉलेज है उसमें हम अल्जाइमर्स के स्टेजेस को इस तरह से समझते हैं कि पहला जो स्टेज है वो प्री क्लिनिकल स्टेज है। प्री क्लिनिकल का मतलब है कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम या लक्षण नहीं है बट ब्रेन के अंदर अल्जाइमर्स के चेंजेस शुरू हो चुके हैं। ठीक है। ये जो प्री क्लिनिकल स्टेज है ये जो है वो 10 से 15 साल पहले लक्षण होने के 10 से 15 साल पहले स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो क्या ये फर्स्ट स्टेज क्योरेबल है डॉक्टर? देखिए, फर्स्ट स्टेज में हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये प्री क्लिनिकल स्टेज से क्लिनिकल स्टेज में ना पहुंचे। प्रिवेंशन के बारे में हमने अभी बात की है और प्रिवेंशन के काफी सारे रास्ते हैं। गुड डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल और मेंटल एक्सरसाइजेस, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। एंड प्री क्लिनिकल के बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल स्टेज पे। क्लिनिकल स्टेज होता है जब पेशेंट को कुछ कुछ लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे जो माइल्ड स्टेज होता है वो कहा जाता है MCI यानी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है कि इसको आप समझिए कि पेशेंट को कुछ लक्षण हो रहे होते हैं, मे बी हल्का फुल्का भूलने का प्रॉब्लम, बट नॉर्मल लाइफ पेशेंट अपनी निभा रहा होता है, काम पे जा रहा है, आ रहा है। एक्चुअली डेली लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है पेशेंट को, बस पेशेंट को लगता है कि शायद मैं कुछ भूलने लगा हूँ। सो ये MCI कहा जाता है और पेशेंट MCI के स्टेज में काफी दिनों तक रह सकता है। जैसे मैंने बताया प्री क्लिनिकल तो 15 इयर्स तक रह सकता है। MCI भी काफी लंबा रह सकता है। और MCI के बाद जरूरी नहीं है कि सब पेशेंट नेक्स्ट स्टेज जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो। सो उसका कुछ रेट होता है, हर साल कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स कन्वर्ट हो सकते हैं, बट MCI से पेशेंट नॉर्मल भी हो सकता है विद ऑल दीज प्रिवेंटिव थिंग्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट एंड विल स्पीक। तो ये दूसरी स्टेज भी क्योरेबल है। हाँ, एक किस्म से हम कह सकते हैं इसको रिवर्स किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। एंड देन जो डिमेंशिया की स्टेज सेट इन हो जाती है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और डिमेंशिया की भी 3 स्टेजेस होती हैं। सो माइल्ड डिमेंशिया जो कि मतलब हल्की डिमेंशिया, मॉडरेट डिमेंशिया एंड देन सिवियर डिमेंशिया। तो सिवियर डिमेंशिया तो आप समझ रहे हैं गंभीर या एडवांस डिमेंशिया का स्टेज है। जी डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे साथ जुड़ा है, ये जानना चाहती हैं, सीमा है वेस्ट बंगाल से, क्या प्राणायाम या फिर ये कह लीजिए योगा के जरिए हम अल्जाइमर को कंट्रोल कर सकते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि योगा के लिए स्पेसिफिकली अल्जाइमर्स के ऊपर जो स्टडीज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें ये बात तो बहुत क्लियर है कि जिस चीज से भी आप अपनी जनरल हेल्थ मेंटेन कर ले वो अल्जाइमर्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो यही है कि योगा भी एक किस्म का तरीका है जिससे आप अपने फिजिकल स्टेटस और अपने मेंटल स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो डेफिनेटली इसे कंटिन्यू रखें, लेकिन स्पेसिफिकली प्राणायाम से डिमेंशिया प्रिवेंट होता है ऐसा इस समय हम नहीं बोल सकते हैं। डॉक्टर, बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, सब यही कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, तो क्या ऐसे में मुझे अल्जाइमर है? जी, तो इसके बारे में एक बार फिर हम बात कर लेते हैं। तो भूलना नॉर्मल चीज होती है, ठीक है, राइट। एंड भूलने की जो प्रॉब्लम है वो एज के साथ बढ़ती भी है।
लेकिन सब भूलने की प्रॉब्लम जो है वो अल्जाइमर्स या डिमेंशिया नहीं है जी। एक बार फिर मैं बोलूंगी, डिमेंशिया जो एक टर्म है ना, उसको समझना काफी जरूरी है। तो डिमेंशिया में भूलने की जो प्रॉब्लम है उसके साथ साथ में किसी और प्रॉब्लम का भी संबंध होना जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया विजुअल स्पेशल डिसोरिएंटेशन, प्लानिंग की प्रॉब्लम। एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक चीज होती है जिसमें हम अपनी जो जिस तरह से अपने लाइफस्टाइल को हम फुलफिल करते हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना। स्पीच एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंसेस, आप जो शब्द बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, उसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सब डोमेन्स होते हैं, इसको कॉग्निटिव डोमेन्स बोला जाता है। तो वी नीड की जो है एटलीस्ट 2 कॉग्निटिव डोमेन्स होने चाहिए, अफेक्ट एंड इम्पोर्टेंटली वो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर, पुनीत दिल्ली से जानना चाहते हैं क्या इस बीमारी में फिट्स भी आते हैं? अल्जाइमर्स में फिट्स यूजुअली नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन जब बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है, जैसा हमने बताया सिवियर अल्जाइमर्स डिजीज की जब स्टेज आ जाती है, तो उसमें कुछ प्रतिशत पेशेंट्स में सीजर्स भी या फिट्स भी हो सकते हैं। तो श्रोताओं, यहाँ आप अल्जाइमर पर डॉक्टर देवयानी से जान रहे हैं इस विषय के बारे में। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद पुनः आपके प्रश्नों के माध्यम से जुड़ेंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9868107070। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, आप एक बार पुनः मैं स्वागत करती हूँ। मैं सृजन और मेरे साथ डॉक्टर देवयानी गर्ग। बात हो रही है आज अल्जाइमर पर। श्रोताओं, आपके प्रश्नों का मैं इंतजार कर रही हूँ 9868107070 पर। डॉक्टर, लाइफस्टाइल पर भी हमने बात की और अब बात करते हैं स्ट्रेस पर, क्योंकि स्ट्रेस अगर चाहे वो घर पर हो, किसी महिला के साथ हो, जनरली महिलाओं में क्योंकि अल्जाइमर ज्यादा होता है, तो क्या ये अफेक्ट करता है? यही प्रश्न हमारे पास हमारे एक लिसनर का भी आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है। ये कहते हैं क्या साइकोलॉजिकल एंड मेंटल अब्यूज अल्जाइमर को प्रोवोक करता है? ओके, ये आई एम श्योर कि ये सवाल काफी कॉमन सवाल होगा। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए 2 पहलू हैं। एक है कि हमने पहले भी बात की है, फिर से बताती हूँ कि जो मेंटल इलनेसेस हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गई या एंजाइटी हो गई, तो ये जो सिम्टम्स जो प्रोड्यूस करती हैं, ये लक्षण जो उत्पन्न करती हैं, ये बीमारियां भी वो डिमेंशिया से काफी मिलते जुलते हैं। तो अक्सर ये कंफ्यूज किए जा सकते हैं। इसको हम सूडो डिमेंशिया बोलते हैं। सूडो डिमेंशिया यानी कि डिमेंशिया जैसा लगने वाली बीमारी, किंतु डिमेंशिया नहीं होना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मेंटल इलनेसेस जो डिमेंशिया का लक्षण उत्पन्न करती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के साथ वो ठीक हो जाती हैं। ओके, क्योरेबल है, दैट इज क्योरेबल। लेकिन डिमेंशिया, एज वी हैव बीन टॉकिंग, ये बहुत क्योरेबल नहीं होती है इन जनरल। और दूसरा जो आपने सवाल किया है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से या अब्यूज से क्या अल्जाइमर्स या डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है, जी। तो डेफिनेटली स्ट्रेस जो है वो डिमेंशिया के लक्षणों को जल्दी उत्पन्न करता है, जी। क्योंकि जो हमारा मेंटल रिजर्व होता है, सब लोगों का मेंटल रिजर्व होता है, वो कुछ सह सकते हैं, कुछ नहीं सह सकते, एक लेवल होता है, तो वो मेंटल रिजर्व को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो अगर आपका जो सिम्टम डिमेंशिया का होने वाला है तो वो और उभर के आता है। लेकिन वेदर स्ट्रेस कॉजेज डिमेंशिया, ये चीज क्लियर नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि ज्यादा मेंटल ट्रॉमा या स्ट्रेस से डिमेंशिया प्रोवोक हो जाएगा, ऐसा अभी तक की साइंटिफिक नॉलेज में नहीं है। जी डॉक्टर, एक प्रश्न यहाँ पर और जोड़ लेते हैं कि किन लोगों को ये इस बीमारी का ज्यादा खतरा होता है, रेदर कि वो महिला है, पुरुष है, किस माहौल में है या क्या कंडीशन है उसके साथ? तो देखिए, रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं अल्जाइमर्स के, जो कि अल्जाइमर्स के रिस्क को बढ़ा देते हैं, उनको हम 2 तरह से समझ सकते हैं। एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब कि उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हो गई एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोबेबली नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो एज जैसे बढ़ती है, डिमेंशिया का रिस्क और अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ता है। लाइक आई सेड 65 इयर्स एंड अबव रिस्क काफी बढ़ता चला जाता है। एंड अदर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में हो गई आपकी फैमिली हिस्ट्री, मतलब कि अगर आपके डायरेक्ट परिवार में, जैसे कि आपके पेरेंट्स में या आपके सिबलिंग्स, भाई बहन में अल्जाइमर्स डिमेंशिया का डायग्नोसिस है, तो उससे भी रिस्क आप में भी बढ़ जाता है, डिमेंशिया का रिस्क। श्रोताओं, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। आप रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं और अल्जाइमर पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर देवयानी गर्ग से। आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दिव्यानी गर्ग से और एल्जाइमर्स पर इस विषय पर बात हो रही है। डॉक्टर, क्या किन टेस्ट के जरिए, किन स्क्रीनिंग्स के जरिए हम इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस रहता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है टेस्ट या फिर स्क्रीनिंग जो है वो है कि हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, उनसे बात करते हैं, उनके केयरटेकर से बात करते हैं, उनका डिटेल में न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन करते हैं और ये सब होने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि पेशेंट को डिमेंशिया है और अगर डिमेंशिया है तो वो अल्जाइमर्स के टाइप का है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो कुछ टेस्ट हम करते हैं ये देखने के लिए कि कुछ ऐसी रिवर्सिबल कारण तो नहीं है जिससे पेशेंट का डिमेंशिया उत्पन्न हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करते हैं क्योंकि जैसे हमने बात की है उसकी कमी से भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, डिमेंशिया के लक्षण आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है थायराइड, क्योंकि अगर थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये दो बेसिक टेस्ट हो जाते हैं ब्लड के, बाकी भी नॉर्मल ब्लड टेस्ट, किडनी, लिवर स्टेटस, ये सब देखा जाता है। एंड ज्यादातर हम लोग एक न्यूरो इमेजिंग करते हैं, मतलब ब्रेन का स्कैन होता है यूजुअली, या तो एक सिंपल CT स्कैन या फिर MRI स्कैन देखने के लिए कि और कोई कारण तो नहीं है ब्रेन में, या सिर्फ अल्जाइमर से जो उत्पन्न होता है सूखापन, ब्रेन में सूखने की दिक्कत होती है, उसके सिम्टम्स हैं कि नहीं है। डॉक्टर, क्या हिटिंग या फिर किसी एक्सीडेंट के चलते अगर ब्रेन पर अफेक्ट हुआ है, कहीं दिमाग में चोट लगी है तो भी क्या अल्जाइमर्स के खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं? जी, तो हेड इंजरी जो कि काफी कॉमन है, वो रोड एक्सीडेंट्स में हो सकती है या फॉल फ्रॉम हाइट, इस तरह की चीजों से हो सकती है। तो जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं इसको, ये हेड इंजरी जो है वो अल्जाइमर्स का रिस्क फैक्टर है। और अगर सिवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है जिसमें पेशेंट चोट लगने के बाद बेहोश रहता है 24 घंटे के ऊपर, तो उसमें ज्यादा रिस्क होता है डिमेंशिया होने का। और इनफैक्ट एक और चीज है, जैसे कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, स्पेशली फुटबॉल हो गया या फिर बॉक्सिंग, तो इसमें जो है हेड पे चोट लगने के रिस्क होते हैं, तो इसमें भी पाया गया है कि डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता है। जी डॉक्टर, एज के साथ जैसे या तो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनमें तो देखा जाता है कि जनरली उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन कई लोग उम्र होने के बाद भी काम करते रहते हैं तो उनकी याददाश्त बेहतर बनी रहती है। क्या ये जो हम जजमेंट करते हैं ये सही करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इस टाइम पे रेज किया है, और ये फैक्ट है कि जो लोग मेंटली एक्टिव रहते हैं और सोशली एक्टिव रहते हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मेंटल एंड सोशल एक्टिविटी, जो मेंटेन रखते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, डेफिनेटली उनमें मेमोरी प्रॉब्लम्स का और डिमेंशिया का रिस्क कम होता है। इनफैक्ट सो मच सो कि आप 40% रिस्क कम कर सकते हैं जस्ट बाय सिंपल थिंग्स लाइक बीइंग मेंटली एक्टिव। मेंटल एक्टिविटी का क्या मतलब है? मेंटल एक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने ब्रेन को कुछ ना कुछ चैलेंज देते रहें रोज। तो एक तरीका होता है कि न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड्स करते रहें, या फिर अब तो सुडोकू भी बहुत पॉपुलर हो गया, उसकी बुक्स आती हैं इनफैक्ट, तो सुडोकू के पजल्स करिए, किसी भी तरह के चैलेंज दीजिए अपने ब्रेन को जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट करके रखे। एंड सोशल एक्टिविटी का मतलब है जैसे कि आप अपनी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, लोगों का आना जाना बना रहे। मैन इज अ सोशल एनिमल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ ऑल्सो। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि डिस्पाइट बीइंग रिटायर्ड मैं कहूंगी कि आप मेंटेन रखें, सो दैट आपका रिस्क जो डिमेंशिया का है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाए। जी, आरती ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 से लिखती हैं कि मेरे दादाजी को 80s में अल्जाइमर हुआ था, तो क्या अब जब हम उस एज में आएंगे तो हमें भी हो जाएगा? आपके दादाजी को अल्जाइमर्स हो गया था, इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये होगा, क्योंकि जो जेनेटिक कंपोनेंट है या जेनेटिक रिस्क होता है वो अल्जाइमर्स में बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमारी बाकी लाइफस्टाइल से संबंधित है। रिस्क उन्हीं लोगों में बढ़ता है, ये मैं नहीं कहूंगी कि डेफिनेटली अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को अल्जाइमर्स है तो आपको भी होना निश्चित है, बट अगर पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में या भाई जैसे कि भाई बहन में अल्जाइमर्स है तो रिस्क बढ़ जाता है। और वहाँ ये भी मैटर करता है कि उनको उनके 80s में हुआ था। बिल्कुल, एज मैटर करती है। डॉक्टर, मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए या फिर कहें कि ब्रेन को स्ट्रांग रखने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, और ब्रेन फूड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है हमें टॉपिक से जोड़ लेना चाहिए, उस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। सो ब्रेन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हमारे मम्मी पापा कब से जमाने से दादा परदादा बोलते आ रहे हैं। गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज एंड गुड हैबिट्स। यस। तो अब स्पेसिफिक्स की बात कर लें तो गुड डाइट का क्या मतलब है फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेन हेल्थ? तो गुड डाइट का मतलब है कि आप जो है हेवीली सैचुरेटेड फैटी आइटम्स, जो कि आजकल फास्ट फूड बेसिकली, एंड हाई
सॉल्ट आइटम्स, इनको आप अवॉइड करें और अपने फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की मात्रा एंड आमंड्स एंड वॉलनट्स की मात्रा डाइट में बढ़ाएं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज का भी डोजेज होता है कि आप ये नहीं कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, मनाया तो कर लिया, बट इट हैज टू बी मेड इनटू अ रेगुलर फीचर ऑफ योर लाइफ. तो 30 minutes per day. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डाइट, एक्सरसाइज एंड गुड हैबिट्स. तो गुड हैबिट्स में जैसे कि स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, इस तरह की जो सब्सटेंस यूज की हैं वो एक्चुअली अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है. जी डॉक्टर, क्या जो लोग किसी भी तरह का धूम्रपान या किसी भी तरह की ड्रग हैबिट से जुड़े हुए हैं, तो क्या उनमें भी अल्जाइमर्स का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है? बिल्कुल, धूम्रपान से अल्जाइमर्स का रिस्क काफी बढ़ जाता है, और खासकर की स्मोकिंग से, क्योंकि ये जो धूम्रपान होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी खून की धमनियों में ब्लॉकेज प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से मस्तिष्क में खून का फ्लो कम हो जाता है, और खून के फ्लो कम होने की वजह से उसमें इनफ ऑक्सीजन और एनर्जी नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है. श्रोताओं, आप भी रेडियो डॉक्टर में अपने प्रश्नों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं. आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना प्रश्न और 9868107070 पर. अब लेते हैं ब्रेक. आकाशवाणी एफएम रेनबो से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर. आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर. रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं श्रोताओं, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज से. प्रोग्राम में आज बात हो रही है अल्जाइमर्स पर डॉक्टर देवयानी गर्ग से. डॉक्टर देवयानी गर्ग, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली से. डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे लिसनर ने हमारे पास पहुंचाया, ये जानना चाहते हैं कि ये डिजीज क्योंकि अगर अपर स्टेज पर है तो क्यूरेबल तो है नहीं, ऐसे में डॉक्टर के पास क्यों जाऊं जबकि कोई दवाई मुझ पर काम ही नहीं करेगी? तो देखिए, ऐसा है कि कुछ दवाइयां होती हैं अल्जाइमर्स के लिए, जो कि हमारे जो ब्रेन के अंदर पदार्थ कम हो जाता है. अल्जाइमर्स इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक केमिकल्स या पदार्थ होते हैं जो कि कम हो जाते हैं, और जो दवाइयों का काम होता है वो ये केमिकल्स को रिस्टोर करना होता है. दिमाग में वापस ये केमिकल्स पहुंचा देती हैं दवाइयां. जी. तो माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज जैसे हमने बात की थी, उसमें डेफिनेटली दवाइयां हैं जो रेकमेंडेड हैं, जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं और जो पेशेंट को लेना जरूरी भी है. वो इसलिए कि वो ब्रेन का केमिकल बैलेंस तो रिस्टोर करती ही है, लेकिन ये पाया गया है कि उसकी वजह से जो पेशेंट की मेमोरी लॉस है वो कुछ हद तक स्लो डाउन हो जाती है और इम्प्रूव भी होती है, और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है. जो आपके जीने का स्तर है वो मेंटेन करके रखती हैं काफी टाइम तक. तो क्योंकि डिजीज क्योरेबल नहीं है या जड़ से हम इसका इलाज नहीं कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है. जी. बहुत सारे फैसेट्स हैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया के या अल्जाइमर्स डिजीज के, जो कि हम मेडिसिन से या बाकी तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं. अल्जाइमर्स के साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि पेशेंट्स में रिस्क ऑफ डिप्रेशन, खराब मूड होने का या घबराहट होने का, या इंसोम्निया या स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने की साथ साथ चलती है प्रॉब्लम्स. तो ये सारी चीजों को मेडिसिन द्वारा एड्रेस किया जा सकता है. तो जस्ट बिकॉज ये एक इनक्योरेबल ऐसी कही जाती है बीमारी, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है और आपको ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहिए. बिल्कुल ठीक कहा. जैसे कि डॉक्टर बता रही हैं कि ये बेशक क्योरेबल नहीं है, लेकिन किन्हीं स्थितियों में आप मेडिकल हेल्प से इसे और बढ़ने से रोक सकते हैं. डॉक्टर, एक प्रश्न और जानना चाहेंगे यहाँ पर आपसे, किन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के जरिए के चलते हम अल्जाइमर से ग्रसित हो सकते हैं? जी. तो अल्जाइमर्स के साथ साथ में कुछ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि मिक्स हो सकते हैं इसके साथ, या इसके जैसे मिलते जुलते हो सकते हैं. तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज. पार्किंसंस डिजीज प्रॉबली बहुत ही कॉमन एक समस्या है, जिसमें पेशेंट को कंपन की दिक्कत, स्लोइंग डाउन की प्रॉब्लम, चलने की प्रॉब्लम, शरीर में अकड़ान आ जाना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं. और जैसे पार्किंसंस एडवांस करता है, उसमें भी डिमेंशिया के लक्षण आ सकते हैं काफी सालों के बाद, जैसे कि 10 साल के बाद. जी डॉक्टर, बहुत कम सा टाइम हमारे पास बचा है, तो झटपट से प्रिवेंशन और ब्रेन टिप भी ले लेते हैं. किस तरह से ब्रेन को मजबूत रखें, क्या क्या प्रिवेंशंस यूज करें, और कब टाइम है कि अब आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए?
जी, तो ब्रेन को हेल्दी रखने के जो तरीके हैं वो पहला है कि आप मेंटल स्टिमुलेशन अपने ब्रेन को देते रहें वेरियस तरीकों से। आप अपने काम में एक्टिव रहें, आप अपनी सोशल लाइफ में एक्टिव रहें, आप कुछ ना कुछ सोशल पार्टिसिपेशन करते रहें, कोई ना कोई मेंटल एक्टिविटी करते रहें, जैसे हमने बात की क्रॉसवर्ड, सुडोकू, जिक्सॉ पजल्स, इस तरह की चीज़ों से। अपने डाइट को मेंटेन रखें, हेल्दी डाइट रखें, एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेज, एंड एज मच एज पॉसिबल धूम्रपान अवॉइड करें, अपनी लाइफ में स्ट्रेस से दूर रहें और बेसिकली ट्राई टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, एंड दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू हैव अ हेल्दी ब्रेन। डॉक्टर, एक मैसेज पेशेंट के लिए नहीं, उन लोगों के लिए मैं आपसे लेना चाहूंगी जो पेशेंट के घर वाले हैं, उनके केयर टेकर हैं, कि वो पेशेंट की तरफ इस बीमारी को लेकर झल्लाएं नहीं या फिर उन्हें गलत ना समझें, कैसे उन्हें ट्रीट करें? जी, तो जो केयर टेकर या केयर गिवर का रोल होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनफैक्ट, क्योंकि पेशेंट तो पेशेंट हो गया जी, और जो बर्डन ऑफ डिजीज फिर पड़ता है वो जो है, जो पेशेंट का ध्यान रखता है उसका केयर गिवर, उसकी फैमिली मेंबर्स पे पड़ता है जी। अक्सर काफ़ी बार लॉस ऑफ पेशेंस होना या पेशेंट के साथ गुस्सा हो जाना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि पेशेंट अक्सर चीज़ें भूलते चले जाते हैं, कुछ गलतियां करते चले जाते हैं और केयर टेकर को काफ़ी इससे इरिटेशन हो सकता है। तो यही एडवाइस करूंगी मैं आप सबको कि प्लीज़ पेशेंट के साथ पेशेंट रहें जी, क्योंकि वो पेशेंट की इट इज़ अ डिजीज लाइक एनी अदर डिजीज, वो पेशेंट की फॉल्ट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट को डिजीज हो गई है और आपको पेशेंस रखना है और पेशेंट को एज मच एज पॉसिबल अपनी सेल्फ आइडेंटिटी मेंटेन करके करने देना है। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना खूबसूरत मैसेज हमारे लिसनर्स तक पहुंचाया। थैंक्स फॉर द प्रोग्राम ऑन अल्जाइमर्स बीमारी पर बात करने के लिए डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, आपने रेडियो डॉक्टर में आज अल्जाइमर पर डॉक्टर देवयानी गर्ग से बात सुनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली से हमारे साथ आई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।